नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। अगले आधे घंटे मेरे साथ देखिए उत्तराखंड से जुड़ी हुई तमाम खबरें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार देर शाम आईएसबीटी समेत शहर के कई इलाकों का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान आईएसबीटी और आसपास के इलाकों में सड़क पर जरूरतमंदों को कंबल भी बांटे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने आईएसबीटी में मौजूद यात्रियों से बातचीत कर साफ सफाई और अन्य व्यवस्थाओं पर भी फीडबैक लिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समस्त जिलाधिकारी को निर्देश जारी करते हुए कहा कि प्रदेश में शीतलहर का प्रकोप बढ़ने लगा है। इसके दृष्टिगत प्रदेश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त अलाव की व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री नगर निगम एवं नगर पालिका क्षेत्रों में संचालित रैन बसेरे की व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश भी देते हुए नजर आए। और उधर पीआरडी के स्थापना दिवस पर आज रैतिक परेड का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परेड की सलामी ली। इस मौके पर विभागीय मंत्री रेखा आर्य और अधिकारी पहुंचे हुए थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और विभागीय मंत्री ने ड्यूटी के दौरान पीआरडी के जवानों की मृत्यु के बाद परिवारजनों के चेक भी इस दौरान परिवार वालों को वितरित किए। वहीं आज पीआरडी को अपना लोगो यानी निशान चिन्ह भी मिल गया, जिसका लोकार्पण मुख्यमंत्री ने किया। संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य को आगे बढ़ाने में पीआरडी के जवानों का अहम योगदान रहा है, चाहे वो आपदा हो, चारधाम यात्रा हो या फिर कांवड़ यात्रा। साथ ही उन्होंने कहा कि सिलक्यारा टनल हादसे में भी पीआरडी के जवान डटे रहे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने पीआरडी जवानों के लिए घोषणा करते हुए कहा कि 2 वर्ष पर गर्म वर्दी और सामान्य वर्दी दी जाएगी। परीक्षण या पूर्व परीक्षण की दर रुपये 1500 से बढ़ाकर 2500 की जाएगी। साथ ही 200 धुलाई भत्ता भी दिया जाएगा और आपदा में तैनात जो मानदेय होगा उसके ऊपर भी बढ़ाकर दिया जाएगा। अवश्य लाभकारी सिद्ध होंगी। पीआरडी स्वयंसेवकों को प्रत्येक 2 वर्ष पर एक गर्म वर्दी और एक सामान्य वर्दी विभाग द्वारा दी जाएगी। पीआरडी स्वयंसेवकों को प्रशिक्षण एवं पुनः प्रशिक्षण के समय दी जाने वाली वर्दी की दर 1500 रुपये से बढ़ाकर 2500 रुपये की जाएगी। सभी पंजीकृत ड्यूटी पर तैनात पीआरडी स्वयंसेवकों को होमगार्ड स्वयंसेवकों की भांति 200 रुपये प्रति माह ड्यूटी दिवस के अनुमानित में धुलाई भत्ता भी दिया जाएगा। विकासखंड स्तर पर तैनात ब्लॉक कमांडर एवं न्याय पंचायत स्तर पर तैनात हल्का सरदार का जो मासिक मानदेय है उसको क्रमशः 600 रुपये एवं 300 रुपये से बढ़ाकर प्रति माह 1000 रुपये एवं 500 रुपये किया जाएगा। आपदा बचाव कार्य में तैनात पीआरडी स्वयंसेवकों को 50 रुपये प्रतिदिन की दर से अतिरिक्त मानदेय दिया जाएगा। और उधर देहरादून के एक निजी होटल में अनुसूचित जाति जनप्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। मुख्यमंत्री के स्वागत में तमाम अनुसूचित जाति से जुड़े लोग सम्मेलन में मौजूद थे। उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के अनुसार इस प्रकार के जन सम्मेलन जनता तक सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों को पहुंचाने में मददगार साबित होते हैं। साथ ही कैबिनेट मंत्री ने बताया कि इस तरह के सम्मेलन आने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बेहद महत्वपूर्ण साबित होंगे। सम्मेलन के दौरान कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, विधायक खजान दास और अनुसूचित जाति के प्रदेश अध्यक्ष समीर आर्य पहुंचे हुए थे। देखिए, अनुसूचित जाति समाज के जो जनप्रतिनिधियों का ऐतिहासिक सम्मेलन हुआ है, आज भारतीय जनता पार्टी ने फिर सिद्ध कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी ही जो अनुसूचित जाति को कहीं न कहीं जोड़ने और उनको आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। और ये निरंतर हमारा कोई लोकसभा को लेकर के कोई परिचर्चा नहीं है, ये हमारा एक जनजागरण का हमारा कार्य है जो निरंतर संगठन के रूप में चलते रहता है। उसी क्रम में आज भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चे के तत्वाधान में अनुसूचित जाति के जनप्रतिनिधियों का एक विशाल सम्मेलन, ऐतिहासिक सम्मेलन आज यहाँ गढ़वाल संभाग का हुआ है। इससे पूर्व में 2 दिसंबर को कुमाऊं संभाग का भी ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ है और मैं सौभाग्यशाली मानता हूं कि इस सम्मेलन का नेतृत्व करने का जो अवसर मिला है और इतने सारे जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनको उनके साथ जो उनका जितने वरिष्ठ हैं, मेरे कनिष्ठ हैं, उनके साथ जिस ऊर्जा के साथ जो ये
सम्मेलन संपन्न हुआ है। यहाँ से हर कोई एक नई ऊर्जा का संचार लेकर के जा रहा है और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, माननीय महेंद्र भट्ट जी, हमारे जो प्रांत नेतृत्व है, ये सारे लोगों ने मिलकर के जिस तरीके से इस अनुसूचित जाति के सम्मेलन को एक समरसता भाव के साथ इसको निभाया, मैं उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त। उधर उत्तराखंड कांग्रेस ने राज्य सरकार से इन्वेस्टर समिट में हुए एमओयू का हिसाब मांगा है। कांग्रेस मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कहा कि इन्वेस्टर समिट पूरी हो चुकी है। अब समय आ गया है कि सरकार को प्रदेश की जनता को बताना चाहिए कि 3.5 लाख करोड़ के एमओयू किस किस क्षेत्र में हुए हैं। एमओयू की जानकारी सेक्टर वाइज देनी होगी। स्वास्थ्य, शिक्षा और किस और इंडस्ट्री में कितना काम हुआ, इन्वेस्टर समिट में कितना खर्च हुआ, उसका भी ब्यौरा जनता को दिया जाना चाहिए। देखिए, अब वक्त आ गया है कि इन्वेस्टर समिट समाप्त हो चुका है। प्रदेश की जनता को, विपक्ष को, मीडिया को ये जानने का अधिकार है कि कौन कौन से इन्वेस्टमेंट आए। आपने कहा 3,40,000 करोड़ के एमओयू साइन हुए हैं, तो 3,40,000 करोड़ के एमओयू जो हैं वो कौन कौन से सेक्टर में, कितने निवेशकों ने यहाँ हायर रेफर सेंटर हॉस्पिटल्स बनाने के लिए, कितने निवेशकों ने यहाँ विद्यालय या बड़े कॉलेजेस बनाने के लिए, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कितने इन्वेस्टमेंट्स आए हैं, होटल इंडस्ट्री के कितने इन्वेस्टमेंट आए हैं, ये तो अब आपको जनता के सामने रखना चाहिए कि यहाँ होटल रिजॉर्ट्स बनने के लिए ही सारे निवेश आए हैं। विभागवार, जिलेवार और सेक्टर वाइज बताया जाए कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में लोग निवेश करने के इच्छुक हो रहे हैं या स्वास्थ्य के क्षेत्र में लोग निवेश करना चाहते हैं। ये सारी बातें अब निकल कर आनी चाहिए और शर्तें भी निकल कर आनी चाहिए कि आखिर उत्तराखंड सरकार ने किन शर्तों पर इन निवेशकों को यहाँ निवेश करने के लिए बुलाया है। उधर पौड़ी पहुंचे हॉर्टिकल्चर के डायरेक्टर वीरेंद्र जुयाल ने खांडूसैन स्थित नर्सरी में काश्तकारों के साथ एक बैठक आयोजित की, जिस पर कीवी, माल्टा, सेब आदि की पैदावार के संबंध में उन्होंने काश्तकारों से चर्चा की। इस दौरान काश्तकारों ने अपनी समस्याएं भी उनके समक्ष रखी, जिसके निस्तारण करने के लिए उन्होंने ग्रामीणों को भरोसा भी दिलाया। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा पौड़ी में कोल्ड स्टोरेज के लिए प्रस्ताव दिया जाएगा, जिससे कि ग्रामीण अपने फल और सब्जियों को लंबे समय तक स्टोरेज कर पाएंगे। इस दौरान बैठक में उद्यान अधिकारी राजेंद्र तिवारी भी मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि हॉर्टिकल्चर के डायरेक्टर वीरेंद्र जुयाल द्वारा ग्रामीणों के साथ बैठक की गई, जिसमें उन्होंने सरकार की योजनाओं के बारे में भी विस्तार से ग्रामीणों को बताया। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार ग्रामीणों के हित के लिए लगातार कार्य करती हुई दिखाई दे रही है और उनकी भी प्राथमिकता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीणों को हर सुविधा उपलब्ध कराई जाए। आज की गोष्ठी जो है कीवी जो उत्पादक इस वर्ष चयनित हुए हैं उनके लिए थी और उनको बेसिक कीवी उत्पादन के लिए जानकारी दी जा रही है और फील्ड पर कुछ हमारे कीवी के पौधे लगे हुए हैं जो उनके द्वारा निरीक्षण करके और उनके देखरेख और उनके लगाने के टेक्निक के बारे में बताया जाए। बहुत अच्छा आपका काम है। किसानों के साथ, काश्तकारों के साथ हम बैठे हैं, खुलकर जब उनसे चर्चा हुई तो जो समस्याएं, तो जिस तरह मैं उम्मीद करता था समस्याएं आई नहीं उस तरीके से, मुझे लगता था कि बहुत समस्याएं आएंगी। तो कहीं ना कहीं अगर सरकार और काश्तकार दोनों में संवाद बन के और इस खेती को हरा भरा करने के लिए, उद्यान के लिए, सब्जियों के लिए, फूलों के लिए, जड़ी बूटियों के लिए और विशेषकर आजकल हमारे पहाड़ में कीवी के लिए जो एक पहल हो रही है, तो उसको हम अच्छे स्तर पर आगे ले जा सकते हैं और पैदावार भी बढ़ा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आगे चलकर अच्छा होगा और हरा भरा उत्तराखंड होगा और हमारे आदरणीय मोदी जी का सपना भी इस उत्तराखंड को लेकर जो है निश्चित हम सब मिलकर उसको फुलफिल करेंगे, पूरा करेंगे। और जहां एक तरफ जिला प्रशासन अतिक्रमण पर सख्त होता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं पुलिस प्रशासन भी अब यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए अतिक्रमण पर सख्त होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आजकल देहरादून के एसएसपी अजय सिंह यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए खुद सड़कों पर उतरे हुए हैं। ऐसे में जहां एक तरफ व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर अतिक्रमण करने वाले लोगों में भी हड़कंप मचा हुआ है। आज एसएसपी अजय सिंह आड़त बाजार देहरादून पहुंचे और उन्होंने
व्यापारियों को सख्त हिदायत दी कि कोई भी व्यापारी सड़क पर अतिक्रमण नहीं करेगा। इसके साथ ही एसएसपी अजय सिंह ने कहा कि जिस तरीके से इन्वेस्टर समिट के चलते यातायात व्यवस्था बहुत अच्छी रही, जिसको लोगों ने सराहा, इसका कारण ये था कि जो अवैध अतिक्रमण सड़कों पर हो रखा था, उस अतिक्रमण को सभी विभागों ने मिलकर हटाया, क्योंकि शहर को इतना सुंदर बनाया गया। जो अस्थायी अतिक्रमण है वो दोबारा से ना लगे, जिससे कि जाम में राहत मिले। इसके साथ ही जो व्यापारी हैं जिनकी दुकान सड़क के पास है लेकिन उनके पास पार्किंग की जगह नहीं है, जब लोग आते हैं तो सड़क के किनारे ही गाड़ियां खड़ी कर देते हैं, जिसके कारण जाम की स्थिति बनती है। हमने व्यापारियों से आग्रह किया है कि 30 से 40 व्यापारी मिलकर एक यातायात मित्र जिसको हम उन्हें उपलब्ध कराएंगे और उनका जो भी मिनिमम चार्ज होगा वो व्यापारी वहन करेंगे। दून अस्पताल में जल्द ही एड्स और एचआईवी के मरीजों की सहूलियत के लिए एंट्री रेट्रोवायरल थेरेपी यानी कि एआरटी सेंटर खोला जाएगा। इस केंद्र में एचआईवी और एड्स के मरीजों का इलाज होगा। इसके लिए दून हॉस्पिटल के प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। इसी को लेकर दून अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने बताया कि एचआईवी के मरीजों की सुविधा के लिए एआरटी सेंटर खोला जाएगा, जिसके लिए हमने अपना पूरा काम कर लिया है। उन्होंने बताया कि मेडिसिन ओपीडी में 2 से 3 लोग दिए जाएंगे, जहां पर मेडिकल ऑफिसर, नर्स और संबंधित स्टाफ बैठ सके। उन्होंने कहा कि यहां आ रहे मरीजों को अस्पतालों के भीतर ही सुविधा मिल सके, इसलिए एआरटी सेंटर खोला जा रहा है। हाँ देखिए, बिल्कुल पहले एआरटी सेंटर हमारे यहाँ था, लेकिन कोविड के नाते इसको कोरोनेशन हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया था। उसके बाद अब ये दोबारा हमारे यहाँ बहुत ही जल्दी, उम्मीद करता हूँ कि इसी हफ्ते या फिर अगले सोमवार तक हम लोग इसको शुरू कर पाएंगे। इसके लिए हमने जगह आइडेंटिफाई कर ली है। तो आपने अगर मेडिसिन ओपीडी 3rd फ्लोर पर है तो उसके लिए 2 या 3 रूम वहाँ कर दिए गए हैं और उसमें आज फर्नीचर और मैन पावर भी नोटिफाई कर दी गई है। तो इसमें एक बार हमारे जो मरीज आते हैं यहाँ एचआईवी और एड्स के, उन लोग के लिए यहीं पर दवाइयाँ देना हमारे लिए एक सुविधा हो जाएगी। और ये बहुत ही एक मैं उम्मीद करता हूँ कि फिर अल्टीमेटली उत्तराखंड का सबसे बड़ा एआरटी सेंटर डेवलप हो सकता है। इसी के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। अक्सर जब लोग किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करते हैं तो सीट ना मिल पाने की जद्दोजहद में आम जन को तो काफी परेशानी उठानी ही पड़ती है, लेकिन इस समस्या का जल्द ही समाधान देखने को मिल सकता है। आरटीओ सुनील शर्मा के अनुसार सरकार देहरादून की सड़कों से पुरानी बसों को हटाकर नई हाई क्वालिटी बस चलवाने की योजना बना रही है, ताकि लोग निजी वाहनों का उपयोग कम से कम करके पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, ताकि ट्रैफिक और प्रदूषण की समस्या का भी समाधान किया जा सके। साथ ही 10 नए रूट पर भी बसों के संचालन की बात आरटीओ सुनील शर्मा ने की। ये पिछले साल भर से ये प्रयास किया जा रहा है कि यहाँ पर अच्छी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सपोर्ट किया जाए, जिससे कि प्राइवेट गाड़ियाँ जो बहुत ज़्यादा सड़कों पर आ रही हैं उससे जाम की स्थिति उत्पन्न ना हो। उसके अंतर्गत अब तक प्राइवेट ट्रांसपोर्ट के लिए 9 रूटों पर 180 सिटी बस हमारी संचालित हो रही हैं। नए प्लान के अंतर्गत हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जो पुरानी सिटी बसेस हैं उनकी जगह हम नई हाई क्वालिटी की बसेस चलाएं और उनको 10 रूटों पर संचालित किया जाए, जिससे कि लोग हमारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग ज़्यादा करें और प्राइवेट गाड़ियों से इतना ज़्यादा उपयोग ना हो। इसके साथ साथ शहर की छोटी सड़कों में जहाँ पर कि पतले मार्ग हैं, वहाँ पर भी हम लोग अपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट में छोटी बसेस चला रहे हैं, जो कि 13 सीटर हैं, जिन्हें आम भाषा में टाटा मैजिक कहा जाता है। एट प्रेजेंट वो 750 चल रही हैं और जो 34 रूटों पर चल रही हैं। इसके अलावा 10 नए रूटों का सृजन किया जा रहा है, जिससे कि और भी जो क्षेत्र जो बचे हुए हैं वहाँ पर इन वाहनों का संचालन हो सके और लोग इन वाहनों के माध्यम से भारी क्षेत्रों से मेन रोड पर या मेन जो देहरादून के मुख्य बाजार है वहाँ तक पहुँच सके।
तो अक्सर जब लोग किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करते हैं तो कहीं ना कहीं सीट ना मिलने की परेशानी लोगों को उठानी पड़ती है, लेकिन अब इस समस्या का जल्द से जल्द निदान होने की संभावना जताई जा रही है। जल्द ही इस समस्या का समाधान देखने को मिल सकता है। नीति आयोग द्वारा आयोजित कार्यक्रम विकसित भारत एट 2047 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल तौर पर जुड़े और विकसित भारत 2047 यानी कि 2047 ऐप को लॉन्च किया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, जिसमें युवाओं के सुझाव बहुत ज्यादा जरूरी हैं, क्योंकि भारत युवाओं का देश है। विकसित भारत 2047 के तहत भारत के सभी विश्वविद्यालय के कुलपति व शिक्षा मंत्री भी इस कार्यक्रम में जुड़े। वहीं राजभवन देहरादून से राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस कार्यक्रम में वर्चुअल तौर पर जुड़े। विकसित भारत संकल्प यात्रा माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2047 तक भारत को विकसित करने का जो संकल्प है, उसको पूरा करने का संपूर्ण जो अभियान है, उसमें समस्त देश को जहां सहभागी बनना है, वहीं शिक्षा जगत के जो हमारे शिक्षाविद हैं, कुलपतिगण हैं, विश्वविद्यालय हैं, शिक्षा के इंस्टीट्यूशन हैं और विद्यार्थी हैं, जिनको इस विकसित भारत संकल्प यात्रा में अब से अपना सबसे बड़ा योगदान देना है, उन सबको सहभागी होते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी की विकसित भारत की जो संकल्प यात्रा है, उस यात्रा को पूरा करना है। और ये यात्रा हमारी तभी पूरी होगी जब संपूर्ण देश के लोगों का इसमें योगदान होगा, सहभाग होगा, और सब लोग जब एक दिशा में चलेंगे तो निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री जी की संकल्प भारत यात्रा, जो कि 2047 का उन्होंने लक्ष्य रखा है, वो पूरा होगा। बहुत सौभाग्य का दिन है कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे राष्ट्र के अंदर में जितने भी वाइस चांसलर्स हैं, हर एक राज्य के वाइस चांसलर यूथ्स को और एजुकेशन से जुड़े हुए हर एक संस्था को एड्रेस किया। और आज का जो मकसद था वो बहुत ही अच्छा था। वो हमारे विकसित भारत एट द रेट ऑफ 2047 का खास मुद्दा था, जिसके अंदर में आइडियाज फॉर द विजन के बारे में बात की। टारगेट था हमारे यूथ और रिक्वेस्ट थी हर एक शिक्षक को कि किस प्रकार विकसित भारत का निर्माण करना है। देखिए, आज प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के विश्वविद्यालयों के कुलपति, IIT, NIT के डायरेक्टर और राज्यपालों से और शिक्षा मंत्रियों के साथ एक वर्चुअल जो है विकसित भारत योजना सामने रखी है। और मैं कह सकता हूं कि जो 2047 का टारगेट है प्रधानमंत्री जी का और हम सबका, कि विकसित भारत बनाना है, उसमें विश्वविद्यालयों की क्या भूमिका होगी। हम अपने प्रदेश में 35 सेमिनार रखने जा रहे हैं, हर विश्वविद्यालय में एक, और हर विश्वविद्यालय को 10-10 टारगेट दे रहे हैं कि अपने विश्वविद्यालय में क्या क्या कर सकते हैं। जैसे हमने अपने प्रदेश में एक अभिनव प्रयोग किया है कि हम लोग हर विश्वविद्यालय 2-2 गांव गोद लेगा, और मैं कह सकता हूं कि आज हर विश्वविद्यालय 2-2 गांव गोद लेके वहाँ सामाजिक कुरीतियाँ हैं, वहाँ पे साक्षरता अभियान है, इस पे लगे हुए हैं। और उधर उत्तराखंड भाषा विभाग के सचिव विनोद रतूड़ी ने जनपद चमोली में समस्त विभागीय अधिकारियों के साथ विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए जनपद के विकास से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर भी चर्चा की। सचिव ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि आपसी समन्वय के साथ योजनाओं को विकास के माध्यम तक पहुंचाया जाए, विकास कार्यों को गति प्रदान की जाए। उन्होंने कहा कि विकास एक क्रमिक तथा निरंतर चलने वाली सतत प्रक्रिया है। गत वर्षों में किए गए कार्यों का आकलन करते हुए और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जाए। उन्होंने निर्देशित किया कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत संचालित कार्यों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। नगरीय क्षेत्रों में पार्किंग निर्माण हेतु प्रस्ताव तैयार करें। अधिकारी है, उनसे उच्च स्तर के अधिकारी भी भ्रमण कर रहे हैं और गांव में देखते हैं, जाते हैं। जिलों में जो
भारत सरकार की योजनाएं हैं, राज्य सरकार की योजनाएं हैं, उनकी समीक्षा करते हैं। तो अच्छा है, जिले में अभी आपके सीडीओ नए नए आए हैं, तो इनसे बड़ा विश्वास है हमको कि अच्छा काम करेंगे। और कुछ विभागों ने अच्छा काम किया, कुछ विभागों में काम करने की जरूरत है। उरेडा में कम हो रहा है अभी काम, जो कि इसको बहुत है, क्योंकि खेती हो नहीं रही है गांव में, तो इसलिए ग्रीन एनर्जी की ओर जाना हमारा लक्ष्य है। उसमें काम करने की जरूरत है। और भी मत्स्य पालन में अभी और काम करने की जिले वालों ने, मुझे जिले के अधिकारियों ने कहा है कि करेंगे और कन्वर्जेंस करेंगे विभिन्न विभाग की योजनाओं। और उधर नाराज किसानों ने लिबरहेड़ी गन्ना विकास समिति की तालाबंदी कर प्रदर्शन किया है। किसानों ने पर्चियों में धांधली का आरोप लगाया। किसानों ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि पर्ची में धांधली और जल्द ही गन्ने का मूल्य घोषित नहीं हुआ तो किसान सड़क पर उतरने के लिए मजबूर हो जाएगा। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के गढ़वाल मंडल अध्यक्ष संजय चौधरी किसानों के साथ गन्ना विकास समिति पहुंचे और समिति की तालेबंदी कर दी। संजय चौधरी ने कहा कि पर्चियों में धांधली की जा रही है, पैसे आने के बावजूद भी किसानों को नहीं दिए जा रहे और न ही गन्ने का मूल्य घोषित किया जा रहा है। यदि जल्द ही किसानों की समस्याएं दूर नहीं हुई तो हजारों की संख्या में किसान धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। हम धरने पर नहीं बैठे, हमने यहाँ तालाबंदी कर रखी है। क्या है मामला? मामला बड़ा घोटाला है। एक तो किसी किसान के जो पैसे में, ये तो इतना बड़ा घोटाला है, जो किसी किसान 4 पर्ची आई, 2 के पैसे आ गए, 2 के आए नहीं। मील बदल ले लिए पूरे पैसे, और ये इन्होंने भेजे नहीं। इन्होंने जो एजेंसी को दे रखा है ठेका में, बेईमान वो एजेंसी का ये आदमी वो खराब है बिल्कुल, ना वो किसानों की बात सुनता। अजय कोई तो गलत आदमी ठेका दे दिया। यूपी में प्रणाली ठीक चल रही है, यहाँ पर कभी इस तरह की अनियमितता ही रोज कैलेंडर बदल दे। तो ये पर्चों में भी धांधली हो रही, पर कभी धांधली हुई जिससे जो सप्लायर किसान हो परेशान हो जा और माफिया का न बिक जा। इस तरह का मामला, पेमेंट नहीं आ रहा। सही 2 मुद्दे, गन्ने का रेट नहीं घोषित हो रहा। 400 रुपये गज रेट है गन्ने का, वो पंजाब में रेट, और पंजाब तो ऊपर होता उत्तराखंड का रेट। तो सरकार भी खा रही है और ये क्या नाम है सोसाइटी वाले खा रही है। और उधर हरिद्वार में पॉड टैक्सी को लेकर प्रशासन द्वारा बुलाई गई बैठक फिर से बेनतीजा रही है। गंगा सभा के साथ ही सभी व्यापार मंडल से जुड़े पदाधिकारियों ने टैक्सी के रूट को लेकर विरोध दर्ज कराया और जिलाधिकारी के सामने टैक्सी के रूट को बदलने की मांग की। व्यापारियों और गंगा सभा के पदाधिकारियों ने आरोप भी लगाया कि पॉड टैक्सी का रूट बनाने वाले मेट्रो कॉरपोरेशन कंपनी ने उन्हें विश्वास में लिए बगैर रूट बना दिया है। यदि कंपनी द्वारा बनाए गए रूट पर पिलर लगाए गए तो बड़ी परेशानी होगी। छोटी सड़कों पर टैक्सी के पिलर लगाने से क्राउड मैनेजमेंट बिगड़ जाएगा और व्यापारियों को भी बड़ा आर्थिक नुकसान होगा। लिहाजा जिलाधिकारी धीराज सिंह ने सभी व्यापारियों की बातों को सुना और एक कमेटी बनाकर इस समस्या का समाधान करने की बात कही। आपको बता दें कि हरिद्वार में पॉड टैक्सी संचालन के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा पूर्व में कैबिनेट में प्रस्ताव पास किया गया था, मगर हरिद्वार के व्यापारी टैक्सी के रूट को लेकर विरोध कर रहे हैं। उधर बागेश्वर के सरयू गोमती संगम तट पर मकर संक्रांति के दिन से आयोजित होने वाले उत्तरायणी मेला 2024 की तैयारियों में नगर पालिका बागेश्वर और जिला प्रशासन बागेश्वर जुट गया है। उत्तरायणी मेला 2024 के आयोजन को लेकर नगर पालिका बागेश्वर के अधिशासी अधिकारी हयात सिंह परिहार ने कमर कस ली। मीडिया से बातचीत करते हुए परिहार का कहना है कि उत्तरायणी मेले की तैयारी में रंग रोगन, अस्थायी घाटों का निर्माण, सफाई व्यवस्था के कार्यों के लिए टेंडर प्रक्रिया चल रही है। नए कार्यों में 106 टेंडर्स में बॉन्ड की प्रक्रिया चल रही है। स्वच्छता अभियान को बागेश्वर नगर के हर वार्ड में चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि नगर पालिका बागेश्वर हर वार्ड तक स्वच्छता अभियान नहीं चला पाएगी तो हयात सिंह परिहार अपने पद से इस्तीफा सौंप देंगे।
उधर कोतवाली ऋषिकेश को एक शिकायत प्राप्त हुई जिसमें नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने की बात कही गई थी। तहरीर के आधार पर कोतवाली ऋषिकेश में संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गई। घटना की गंभीरता के दृष्टिगत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा प्रभारी निरीक्षक कोतवाली ऋषिकेश को अभियुक्त की गिरफ्तारी करने के निर्देश दिए गए। सीसीटीवी कैमरे का अवलोकन कर आरोपी को साहिबाबाद और गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया गया है। उत्तराखंड की खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।